सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नई वीडियो के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स का एक नया वीडियो सोल्यूशन लेके आए हैं प्रीवियस ईयर का। और ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले जितने भी वीडियो हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकते थे वो हम करा चुके थे। सो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का ए भी कर लेते हैं, 5 का बी को भी कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आप इस प्रश्न को 1 से 2 बार देखना और सुन लेना और एग्जाम में आसानी से लिख कर आ सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड 2017 क्या था, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 1-2 बार लिख लेना या फिर उतना टाइम नहीं है तो सुन भी लेना 1.5x या फिर 2x करके। इसके बाद आसानी से आप जाके एग्जाम में लिख सकते हो। तो देखो नेशनल बिल्डिंग कोड होता क्या है, एक सेकेंड को हमको फिर से इसको एडिट करने दो। हाँ देखो, नेशनल बिल्डिंग कोड एक बार अपना मन से सुन लो। नेशनल बिल्डिंग कोड होता क्या है? देखो, नेशनल बिल्डिंग कोड मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्डिंग से रिलेटेड काम वर्क करती है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन रिलेटेड गाइडलाइन क्या होना चाहिए, सेफ्टी के लेकर क्या गाइडलाइन होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए गाइडलाइन क्या होना चाहिए, यही सब ये प्रोवाइड करने का काम करता है। ध्यान से सुना फिर से, नेशनल बिल्डिंग कोड गाइडलाइन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये आपको एग्जाम में जाकर लिख देना। देखो क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ जो बोले। NBC का मतलब होता है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया इज ए कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। ऑल ओवर कंट्री में क्या बिल्डिंग का गाइडलाइन होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस का गाइडलाइन क्या होना चाहिए, वो NBC डिसाइड करता है। NBC aims to ensure the safety, health and sustainability to build environment and to promote uniformity in building regulation and practice। NBC सेफ्टी को लेकर, हेल्थ को लेकर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है और इस सब पे यूनिफॉर्मिटी लॉ लगाता है पूरे ऑल ओवर कंट्री के ऊपर। तो मोटा मोटी NBC क्या करता है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। और ये सेफ्टी, हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी को भी कंसीडर करता है, ठीक है। ये इतना बस ध्यान में रखना और एग्जाम में आपको लिख के आना। देखो ज़्यादा हम पॉइंट बता दे रहे हैं, इसका आधा भी याद रहेगा ना आपको, तो आप एग्जाम में जाकर लिख लेना। देखो अगला लाइन है, नेशनल बिल्डिंग कोड सबसे पहले 1970 में BIS का मतलब हम आपको बताए थे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा सबसे पहले पब्लिश किया गया था। और हाल ही में 2017 में इसको फिर अपडेट किया गया है। अपडेट करते हैं ताकि उसमें नया गाइडलाइन, नया जो अपडेट होते रहता है, नया जो बदलाव होते रहता है, उसमें वो चेंज करते रहते हैं NBC में। तो क्या था NBC? ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो गाइडलाइन प्रोवाइड करने का काम करता था कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड। ये 1970 में सबसे पहले बार इस्टेब्लिश किया गया था। ध्यान से सुनते जाना, एग्जाम में जाके आपको लिखोगे। और उसके बाद 2017 में फिर से इसको अपडेट कर गया है। अपडेट क्यों कर रहा है? ताकि उसमें नया इनोवेशन होते रहता है और अपने रूल और नियम में वो लगाते रहता है, ठीक है। देखो की फीचर भी देख लो, की फीचर क्या होना चाहिए नेशनल बिल्डिंग कोड का, ध्यान से देखना। देखो की फीचर ऑफ द नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 इंक्लूड, देखो पहला है स्कोप एंड एप्लीकेशन। इसका स्कोप क्या है, NBC का क्या एप्लीकेशन है, ध्यान सुना। इसको हम सबसे पहले पढ़ देते हैं, इसके बाद समझा देंगे। बोला कि द NBC प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग साइट प्लानिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, फायर सेफ्टी, प्लम बम, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड ऑक्यूपेंसी रिक्वायरमेंट। ये जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो फायर का सेफ्टी हो गया, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो गया या फिर साइट का प्लानिंग हुआ, सारे के ऊपर ये गाइडलाइन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। इट अप्लाइज टू वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ये जितने भी टाइप के बिल्डिंग होते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो गया, स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, इस सारे के चीज़ के ऊपर NBC रेगुलेशन लगाता है। तो NBC क्या था? ऐसी संस्था था जो रूल बनाने का काम करता था कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर। ये सेफ्टी को भी कंसीडर करता था। की फीचर में सबसे पहला हम लोग देख लिए स्कोप एंड एप्लीकेशन। स्कोप और एप्लीकेशन क्या था? एप्लीकेशन में तो मतलब ये हर एक जगह यूज़ होता था, हर एक प्रकार के बिल्डिंग में यूज़ होता था। स्कोप मतलब इसका क्या गाइडलाइन था, मोटा मोटी ये आप समझ गए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना है, वहाँ भी ये पहुँच जा रहा है।
देखो अगला है सेफ्टी, क्या है अगला, ध्यान से ध्यान, अगला है सेफ्टी एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन। देखो सेफ्टी एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन, कोई भी हम बिल्डिंग बनाएंगे तो उस पर लोड आएगा, जैसे ग्रेविटी लोड आ गया, ग्रेविटी लोड हो गया, एक जो विंड लोड हो गया या फिर सिस्मिक लोड हो गया, इस सभी को कंसीडर करता है और बोलता है कि विंड लोड, ग्रेविटी लोड, सिस्मिक लोड, इस सब को रेसिस्ट कर रहा है कि नहीं बिल्डिंग, उसी के ऊपर ये गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये इट आल्सो प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ ऑकरिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर कोई भी इमरजेंसी आ गया, जैसे फायर लग गया, तो उस समय टाइम क्या गाइडलाइन होना चाहिए, ये भी प्रोवाइड करने का काम करता है एनबीसी। ठीक है, एग्जिट गेट भी होना चाहिए, यही सब प्रोवाइड करता है। आप आसानी से जाके एग्जाम में लिख सकते हो। देखो अगला जो टर्म है वो है फायर सेफ्टी। पहला फायर सेफ्टी, रुक जाओ ये ठीक से आया नहीं, फिर से हम इसको हटाते हैं। अगला जो टर्म है वो मेरा फायर सेफ्टी है। देखो मतलब फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया होगा, ठीक है, क्या क्या देना चाहिए कंस्ट्रक्शन में, उसी को लोग फायर सेफ्टी आराम से जाके एग्जाम में तुम लिख सकते हो। खाली पॉइंट वाइज याद है, पहला था स्कोप एंड एप्लीकेशन, फायर सेफ्टी, और एक हो गया वो रेसिस्टेंट वाला बिल्डिंग का जो लोड सह रहा था वो हो गया। द एनबीसी इंक्लूड प्रोविजन फॉर फायर प्रिवेंशन, आग को कैसा रोका जाए उसको ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। डिटेक्शन एंड सुपरविजन सिस्टम इन बिल्डिंग, इट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट फॉर फायर असिस्टेंस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब वैसा वैसा मटेरियल यूज करेंगे ना जो आग को प्रिवेंट कर सके, आग को रोक सके, आग फैलने से रोक सके, वैसा वैसा मटेरियल हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए। देखिए सबसे पहला था मेरा क्या, स्कोप एंड एप्लीकेशन, दूसरा क्या था सेफ्टी एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन, फायर सेफ्टी, अगला एक्सेसिबिलिटी, और पांचवा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को देखो क्या था, ये सस्टेनेबिलिटी कुछ नहीं था, मान लीजिए हम कंस्ट्रक्शन वर्क कोई भी कर रहे हैं तो उसके जगह पे जो लॉस हुआ होगा उसी को रिकवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ, उसको पूर्ति करके, उसको बोलेंगे हम लोग सस्टेनेबिलिटी। फॉर एग्जांपल एक पेड़ को काट दिए अपना कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ठीक है, वो पेड़ तो कट गया बट इन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर को फिर उस पेड़ की आवश्यकता पड़ेगी, उसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एक नया पेड़ को लगा देंगे, इसी को हम लोग सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। तो sorry for that. The NBC include guideline for promoting sustainable building practice, energy efficiency, water conservation and environmental protection। वाटर को बचाना, environmental को प्रोटेक्ट करना, ये सब सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत आप लिख सकते हो एग्जाम में जाके। फिर है इन्फोर्समेंट एंड कंप्लीमेंट्स, ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लेना आप लोग। और लास्ट में ओवरऑल देखो क्या आया। ओवरऑल देखो, ओवरऑल जो था नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में, ये बहुत ही क्रिटिकल, क्रूशियल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिगार्डिंग सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में जितने भी ये सब बिल्डिंग बनते हैं उसमें एनबीसी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मोटा मोटी एनबीसी के बारे में आप समझ गए हो, आप एग्जाम में जाकर लिख सकते हो। क्या लिखना फिर से सुनो, एनबीसी एक ऐसी संस्था है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि क्या क्या रूल होना चाहिए, क्या क्या पॉलिसी होना चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, और ये सेफ्टी को लेकर भी ध्यान रखता है। तो मोटा मोटी एग्जाम में जाके लिख देना, पेड़ पूछ भर के आ जाना, ठीक है। देखो आगे चलते हैं हम लोग। अगला है 5 का बी में कि डिस्कस, ध्यान से देखना, ये है मेरा 5 का बी, एक सेकंड रुक जाओ। 5 का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ध्यान देना। RERA एक्ट, इससे पहले भी आया था, छोटा छोटा क्वेश्चन में, हो सकता है इस बार 14 नंबर या 7 नंबर में पूछ रहे कि RERA एक्ट होता क्या, ठीक है। एंड रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, RERA, ठीक है, इसका देखो इंपॉर्टेंट फीचर हमसे पूछ रहा है। देखो RERA एक्ट होता क्या, ये एक ऐसी एक्ट है जो ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड है, अकाउंटेबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है, अनफेयर पे बेस्ड नहीं है, ये फेयर पर बेस्ड है। पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्टर कोई भी काम लेता था ना, ध्यान से सुनना समझना ही थोड़ा सा स्टेप, हम जानते हैं एग्जाम बहुत नज़दीक है, मनमानी करता था, ये क्या कहता, कॉन्ट्रैक्टर ले लिया प्रोजेक्ट और टाइम पे कंप्लीट देख कर ही नहीं रहा, और कोई होम खरीद लिया उसका इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा। तो इसी सब से बचने के लिए RERA एक्ट आया 2017 में।
देखिए हम पढ़ते हैं इसको। द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 RERA एक्टेड इन इंडिया। ठीक है, ये 2000 कब आया? 2016 में आया। कहाँ? भारत में। ध्यान सुना, 2016 में आया था भारत में। देखिए इसका नीड एंड फीचर बोल रहा है तो हम नीड एंड फीचर ही लिखेंगे एग्जाम में। सबसे पहला है नीड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो कंज्यूमर मतलब हम तुम जो सामान जो खरीदता है मार्केट में जाकर, उसको हम लोग कंज्यूमर, उसको सेफ्टी के लिए ये रूल बनाया गया था, RERA एक्ट। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, आप एग्जाम में लिख के आ जाना। प्रायर टू RERA, जब RERA नहीं था तो रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया फेस्ड इश्यू सच एज डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन, अनफेयर प्रैक्टिस बाय डेवलपर एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जब RERA एक्ट नहीं था तो कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करके नहीं देता था। ठीक है, डेवलपर अनफेयर करता था, फेयर नहीं रहता था। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी था, मतलब जो उचित होना चाहिए था वो नहीं था। तो यही सब को डील करने के लिए भारत में RERA एक्ट लाया गया है। ठीक है, इसका मेन एम होता है प्रोटेक्ट होम बायर्स इंटरेस्ट। ठीक है, इंश्योरिंग टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट और ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेवलपर्स। ये इसका ये सब मेन फीचर था। अगला जो है क्वेश्चन, ये दूसरा पॉइंट ध्यान देना, खाली एक दो बार पढ़ लेना, आप लिख के आ जाओगे। रेगुलेशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। ठीक है, RERA introduced a regulatory framework for the real estate sector, bringing greater transparency and accountability. It established regulatory authorities at the state level to oversee the implementation of the act and address grief of home buyers. देखो मतलब RERA कुछ रूल बना दिया था कि ताकि प्रोजेक्ट जो है वो मेरा टाइम पे कंप्लीट हो, वो ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी ये सब बने रहे। ठीक, अगला प्रमोशन ऑफ कॉन्फिडेंस इन। देखो अगला है ये कहाँ पर? प्रमोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अगला है मेरा प्रमोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो इन रियल एस्टेट मार्केट, केवल एक बार सुन लो, आप एग्जाम में लिख रहोगे, इसकी 100% गारंटी है, बस सुनते जाओ काका बोल रहे हैं। प्रमोशन ऑफ कॉन्फिडेंस इन रियल एस्टेट मार्केट। देखो ये बताएं कि नहीं, द बाय रेगुलेटिंग द सेक्टर एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद स्टेट गाइडलाइंस, RERA एम टू इनहेंस कॉन्फिडेंस अमंग होम बायर एंड इन्वेस्टर। दिस कैन लीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट मार्केट, फोस्टरिंग इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। RERA क्या करता है? जितने भी बायर हैं, जितने भी कंज्यूमर, उसको ये मतलब इन्फोर्स करता है। मतलब जैसे रूल बन गया था, उससे क्या होता था कि प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे कंप्लीट होता था, टाइम पे ख़त्म होता था। अब इससे क्या हुआ ना, कंज्यूमर में क्या हुआ, कंज्यूमर में एक मोटिवेशन मिल गया कि हाँ टाइम पे मिलेगा, चलो कर लेते हैं, ऐसा था। अगला मेरा प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस। पर पहले क्या होता था? अनफेयर होता था इस सब लोगों के साथ, अब क्या हो गया? फेयर होने लगा, ट्रांसपेरेंसी आ गई, अकाउंटेबिलिटी आ गई। एक बार ये पढ़ना, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितने भी मिसलीडिंग पहले एडवर्टाइजमेंट करके काम करा लेते थे, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, डाइवर्जन ऑफ फंड, आर्बिट्रेरी चेंज इन प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोजेक्ट कुछ या कर दिए कुछ, ये सब को अब नहीं होने दिया RERA। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता। उसके बाद एक और था, ये देखना नीचे वाला, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखो रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। अब देखो RERA, मान लीजिए होम बायर और डेवलपर ये दोनों में झगड़ा हो गया, तो RERA इसको डिस्प्यूट करने का भी काम करता है। तो ये था। अगला टर्म देखो, इसका प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर में ये भी लिख देना आप लोग, इसका प्रोसेस क्या है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, इसका प्रोसेस है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट। RERA एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा डिटेल में उस पर रजिस्टर कराना पड़ता है कि हाँ आप इतने दिन में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दे रहे हैं, इतने दिन में इसको इंड कर रहे हैं। तो डेवलपर आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देयर प्रोजेक्ट विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर एडवर्टाइजिंग और सेलिंग देम। बेचने और एडवर्टाइज करने से पहले आपको उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, दिस इंश्योर दैट ओनली
approved projects are promoted, enhancing transparency and accountability। थोड़ा थोड़ा पढ़ना। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड रुक जाओ, सॉरी फॉर डेट। हाँ, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर मतलब होता है रिवील करना। डेवलपर आर मैंडेटेड टू प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट लेआउट, अप्रूवल्स, लैंड स्टेटस एंड टाइमलाइन ऑन रेगुलेटर्स वेबसाइट। उसके वेबसाइट पे सारा का सारा चीज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपका क्या प्रोसीजर है, आपका क्या इन्फॉर्मेशन है, आप कब प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, सारा का सारा चीज़ आपको उसमें इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करना। बस आप पॉइंट याद रखो और आप एग्ज़ाम में लिख कर आ जाना। उसके बाद है टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन। ठीक, आ रही ये भी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आप ये बताओ कि टाइम कब कंप्लीट करके दोगे। ठीक है, तो यही इसी तरह ये है। फिर अगला है कंपलसरी एरिया कारपेट डिस्क्लोजर। इतना मत लिखना। ओवरऑल आर क्या करता है आप लोग समझ गए। ये सेफ्टी उफ्टी पर बहुत अच्छा ध्यान देता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है रियल एस्टेट सेक्टर में कि क्या गाइडलाइन होना चाहिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। इसका प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन का, फिर उस रजिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने का, रिवील करने का। उसके बाद कुछ डिस्प्यूट हो जाता था, उसको रिजॉल्व करने का। तो इस तरह से ये था आर ए आप कुछ समझ गए होंगे और NBC समझ गए होंगे क्या होता है। तो चलिए यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट सुंदर सा कर दीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।